हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू एमए हिस्ट्री स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इग्नू MHI 03 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में सामान्यकरण, जर्नलाइजेशन इन हिस्ट्री, जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस वीडियो में हम सामान्यकरण के अर्थ, इसकी विशेषताएं, आवश्यकताएं, प्रमुख इतिहासकारों के मत, उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन, महत्व, सीमाएं, साथ में 20 नंबर के आंसर को हम आसान हिंदी में समझेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही हम एग्ज़ाम में आंसर लिखने का तरीका भी बताएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। इतिहास में सामान्यकरण। इतिहास में सामान्यकरण से आप क्या समझते हैं? इतिहासकारों के विचारों सहित इसकी व्याख्या कीजिए। या फिर इतिहास में सामान्यकरण, जर्नलाइजेशन इन हिस्ट्री की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इतिहासकारों के मतों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण, व्याख्या तथा मूल्यांकन भी है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों, अभिलेखों, शिलालेखों, साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों का अध्ययन करके अतीत की घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में वह अनेक घटनाओं में समानताएं, प्रवृत्तियां तथा कारण परिणाम संबंध खोजता है। उनके आधार पर व्यापक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इसी प्रक्रिया को हम इतिहास में सामान्यकरण कहते हैं। सामान्यकरण इतिहास को केवल घटनाओं का संग्रह न बनाकर एक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और अर्थपूर्ण विषय बनाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? सामान्यकरण की परंपरा प्राचीन काल से ही इतिहास लेखन का हिस्सा रही। प्राचीन यूनानी इतिहासकार ने विभिन्न समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करके उनके बीच समानताओं और भिन्नताओं को समझने का प्रयास किया है। ये राजनीतिक घटनाओं के पीछे छिपे कारणों का विश्लेषण किया और इतिहास को तार्किक आधार देने का प्रयास किया। आधुनिक काल में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता पर बल दिया और कहा कि सामान्य निष्कर्ष केवल विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर निकाले जाने चाहिए। बाद में HREH कार के अनुसार इतिहास का कार्य केवल तथ्यों का संग्रह करना नहीं, बल्कि उनका विश्लेषण करके अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना भी है। उनके मत में सामान्यकरण के बिना इतिहास का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि इतिहासकार तथ्यों का चयन, व्याख्या और विश्लेषण करके ही इतिहास का निर्माण करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सामान्यकरण का अर्थ। सामान्यकरण का अर्थ है उनके अनेक ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं तथा साक्ष्यों के अध्ययन और विश्लेषण करके उनके आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना। इतिहासकार जब अलग अलग स्थानों और समय की घटनाओं में समान प्रवृत्तियां खोजता है तो वह सामान्यकरण करता है। इसका उद्देश्य ये समझना होता है कि समाज में परिवर्तन क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए और उनके क्या परिणाम निकलते। सामान्यकरण किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि प्रमाणों, तर्क और तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। यानी सामान्यकरण चीज़ों को आसान करके प्रस्तुत करना, उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका मूल्यांकन एक दूसरे से करना, या फिर जो उनमें चेंजेस हुए तो क्यों हुए और क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे हुए, इन सब को चेक करना। किस बेसिस पे? परमाणु की, तर्कों की आधार पर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, एक दूसरे से तुलना करनी। ठीक है, अब करते हैं सामान्यकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। ठीक है, सामान्यकरण की आवश्यकता। इतिहास में सामान्यकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना इतिहास केवल घटनाओं की सूची बनकर रह जाएगा। सामान्यकरण इतिहासकार को घटना के कारणों, परिणामों तथा उसके पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता करता है। इसके विभिन्न कालों में समाजों की तुलना करना संभव होता है।
तथा इतिहास के व्यापक नियमों और प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। सामान्यीकरण इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, शोध कार्यों को नई दिशा देता है तथा अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। इसी कारण आधुनिक इतिहास में सामान्यीकरण को एक आवश्यक बौद्धिक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, वही सामान्यीकरण जो है केवल घटनाओं की सूची बनकर नहीं है। इतिहास जो है इतिहास की कई सारे तथ्य ऐसे जिनकी सूची बनती जाती है, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। इतिहासकार का क्या काम है? उनको चेक करना है कि ये वाकई में हुआ था, ये हुआ तो क्यों हुआ था और हुआ तो कैसे हुआ था, इसके लिए क्या परिणाम थे और इसका फिर उसके बाद इसके लिए क्या वजूहात थे और इसके लिए क्या परिणाम निकल के आए इसके होने के बाद, ताकि उसको उस चीज़ को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामान्यीकरण की विशेषताएं। सामान्यीकरण की अनेक विशेषताएं थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये ऐतिहासिक तथ्यों, प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित होता है। ठीक है, इतिहासकार बिना पर्याप्त साक्ष्यों के कोई सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता है। यानी जब तक कोई साक्ष्य नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, वो कोई बात पुख्ता यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज सामान्यीकरण तार्किक विश्लेषण, तुलना तथा आलोचनात्मक अध्ययन का परिणाम होता है। तर्क के साथ होता है विश्लेषण, तुलना की जाती है, साथ में उसकी आलोचना की जाती है, उसकी बुराइयों को, खूबियों को, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये इतिहास को केवल वर्णनात्मक ना रखकर विश्लेषणात्मक बताता है। मतलब ये सिर्फ ये हम उसे खोल के विस्तार से बताने के साथ साथ उसका विश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, सामान्यीकरण स्थायी नहीं होता, बल्कि नए स्रोतों और नए शोधों के आधार पर इसमें संशोधन संभव है। मतलब वक्त के साथ साथ इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जो एक बात कह दी गई उसमें ये नहीं कि वो रहेगी, आगे जाकर कोई अपना नया नज़रिया भी उस पर दे सकता है। उसका उद्देश्य इतिहास में निहित व्यापक प्रवृत्तियों तथा कारण परिणाम संबंधों को स्पष्ट करना है। इसी कारण सामान्यीकरण इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम इतिहासकारों के मत पढ़ते हैं। ठीक है, ईएचकार का मत था कि सामान्यीकरण इतिहास लेखन की अनिवार्य प्रक्रिया है। उनके अनुसार इतिहासकार केवल तथ्यों का संग्रह करता नहीं होता, बल्कि वह उपलब्ध तथ्यों का चयन, विश्लेषण और व्याख्या करके सामान्य निष्कर्ष करता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज़ हिस्ट्री में लिखा है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर संवाद है। उनके अनुसार सामान्यीकरण के बिना इतिहास का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। लियोपार्ड वान रांके का मत। लियोपार्ड वान रांके के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों की शुद्धता और प्रामाणिकता पर विशेष बल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन था कि इतिहासकार का कार्य घटनाओं को जैसे वास्तव में हुआ है वैसे ही प्रस्तुत करना है। उनके अनुसार सामान्यीकरण तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वे प्रामाणिक स्रोतों और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित हो। उन्होंने इतिहास लेखन में निष्पक्षता तथा वैज्ञानिक पद्धति को अत्यधिक महत्व दिया है। आर.जी. कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास अतीत के विचारों का पुनर्निर्माण है। उनका मानना था कि इतिहासकार को केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं चाहिए, बल्कि उन घटनाओं के पीछे कार्य करने वाले विचारों, उद्देश्यों तथा परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। उनके अनुसार सही सामान्यीकरण वही है जो गहन विश्लेषण और तार्किक व्याख्या पर आधारित हो। मार्क ब्लॉक का मत। मार्क ब्लॉक के अनुसार इतिहास को मानव समाज का विज्ञान माना है। उन्होंने विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और कालों की तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है। उनके अनुसार सामान्यीकरण इतिहास को समाज के विकास की व्यापक प्रवृत्ति समझने में सहायता करता है। उन्होंने स्रोत
की आलोचनात्मक जांच की और तुलनात्मक पद्धति को इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण आधार माना है। आर्नोल्ड जे के अनुसार सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अध्ययन करते हुए सामान्यीकरण की उपयोगिता को स्वीकार किया है। उन्होंने चुनौती और प्रतिक्रिया चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि विभिन्न सभ्यताओं के विकास में कुछ सामान्य ऐतिहासिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। उनके अनुसार इतिहासकार का कार्य इन प्रवृत्तियों को पहचानकर उनका विश्लेषण करना होता है। अब हम करेंगे इतिहासकार के जो उन्होंने अपनी इतिहासकारों ने जो अपने मत दिए हैं उनके अनुसार हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। इतिहास में सामान्यीकरण के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, किंतु सभी का उद्देश्य इतिहास को अधिक वैज्ञानिक, तार्किक और अर्थपूर्ण बनाना था। लियोपार्ड वॉन रानके ने सामान्यीकरण की आधारशिला प्रमाणिक तथ्यों और मूल स्रोतों को माना है। उनके विचार ने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति को स्थापित किया, परंतु उन्होंने इतिहासकार की व्याख्यात्मक भूमिका को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है। इसके विपरीत E.H. कार ने स्पष्ट किया है कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है। इतिहासकार तथ्यों का चयन करता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उनका दृष्टिकोण आधुनिक इतिहास लेखन में अधिक व्यावहारिक माना जाता है, क्योंकि ये इतिहासकार को सक्रिय भूमिका को स्वीकार करता है। R.G. कॉलिंगवुड ने सामान्यीकरण को अतीत के विचारों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा है। उनके अनुसार किसी भी ऐतिहासिक निष्कर्ष का आधार केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि इनके पीछे के विचार, उद्देश्य और परिस्थितियां भी होती हैं। इससे सामान्यीकरण का अधिक गहरा और अर्थपूर्ण बनता है। मार्क ब्लैक ने तुलनात्मक अध्ययन और सामाजिक इतिहास के माध्यम से सामान्यीकरण को नई दिशा दी है। उन्होंने विभिन्न समाजों और कालों की तुलना करके व्यापक ऐतिहासिक प्रवृत्ति को समझने पर बल दिया है। वहीं अर्नोल्ड जे टॉयनबी ने सभ्यताओं के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि इतिहास में कुछ सामान्य विकास क्रम और प्रवृत्तियां बार बार दिखाई देती हैं। सगर्म रूप से देखा जाए तो इन सभी ने इतिहासकारों के विचारों एक दूसरे के पूरक हैं। रानके की प्रामाणिकता पर बल दिया है, कार ने व्याख्या पर, कॉलिंगवुड ने विचारों के पुनर्निर्माण पर तथा मार्क ब्लैक और टॉयनबी ने तुलनात्मक अध्ययन एवं व्यापक इतिहास प्रवृत्तियों पर। आधुनिक इतिहास लेखन में इन सभी दृष्टिकोणों का संतुलित उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं आगे सामान्यीकरण के महत्व पर। अब इतिहास में सामान्यीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसके माध्यम से इतिहासकार जटिल घटनाओं को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐतिहासिक घटनाओं के कारण और परिणामों को स्पष्ट करता है तथा अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करता है। सामान्यीकरण इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और शोध कार्यों में नई संभावनाएं खोलता है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों और सभ्यताओं का विकास की तुलना भी संभव होती है। ठीक है, अब सामान्यीकरण की कुछ सीमाएं भी हैं। अगर उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ महत्व हैं, कुछ खासियत हैं, तो उसकी कुछ रुकावटें, कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, जो सीमाएं वो क्या हैं? वो हैं सामान्यीकरण की कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना अपनी परिस्थितियों के कारण विशिष्ट होती है, इसलिए एक ही सामान्य निष्कर्ष सभी घटनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। जब किसी समाज में राजनीतिक दमन, आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष बढ़ जाता है, तब व्यापक परिवर्तन या क्रांति की संभावना उत्पन्न होती है। ये निष्कर्ष विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित सामान्यीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे चले हम बताते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करने पर इतिहासकार ये सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं कि जब किसी समाज में आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन और सामाजिक असंतोष बढ़ता है तब व्यापक परिवर्तन या क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार विभिन्न सभ्यताओं के अध्ययन में ये सामान्यीकरण किया गया है कि समाज समय के अनुसार स्वयं को बदलते हैं, कि जो समाज समय के अनुसार स्वयं को बदलते हैं वे अधिक समय तक टिके रहते हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन इतिहास में सामान्यीकरण इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक उपकरण है। इसके माध्यम से इतिहास केवल घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण न रहकर उनका विश्लेषण और व्याख्या भी बन जाता है। सामान्यीकरण इतिहास को वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है, परंतु इसका उपयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि पर्याप्त प्रमाणों के बिना सामान्य निष्कर्ष निकाले जाएं तो इतिहास की वास्तविकता विकृत हो सकती है, यानी टूट सकती है। अगर हमारे पास सही प्रमाण नहीं है या फिर जो प्रमाण है हमने उनका उपयोग कर निष्कर्ष नहीं निकाला, सामान्यीकरण नहीं करा, तो जो हमारा सामान्यीकरण किया गया है वो हमारा गलत होगा, मतलब टूट जाएगा, बेकार होगा। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि सामान्यीकरण ना तो इतना व्यापक होना चाहिए कि प्रत्येक घटना पर समान रूप से लागू कर दिया जाए, मतलब सभी घटनाओं को एक ही नज़र से नहीं देखना चाहिए, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। और ना ही इतना संकीर्ण कि उसका कोई व्यापक महत्व ही न रहे, ना ही इतना मुश्किल होना चाहिए कि उसका कोई महत्व ही ना रहे, वो समझ में ही ना आ सके। इसलिए सामान्यीकरण सदैव विश्वसनीय स्रोतों, आलोचनात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण पर आधार होना चाहिए। यानी कि सामान्यीकरण क्या होना चाहिए? सदैव विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए, यानी जो हमारे पास स्रोत हों वो सही होना चाहिए, सही स्रोतों का चुनाव होना चाहिए, आलोचनात्मक विश्लेषण होना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। आलोचनात्मक विश्लेषण करने के बाद तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए, हम उसे चेक करना चाहिए, ठीक है। और निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, ये नहीं कि हम जैसे किसी के बारे में हमारी राय कुछ गलत है, सब चीज़ों के बारे में अलग अलग राय होती है, तो हम जो उसका सामान्यीकरण कर रहे हैं उस चीज़ का, तो हमें उस पर अपनी राय नहीं लगानी कि हम जो सोचते हैं हमने वो लिख दिया, नहीं। जो हमें स्रोत बताते हैं, जो हमें अध्ययन सामग्री बताती है, जो हमें तुलनात्मक आलोचनात्मक अध्ययन के तौर पर हमें उसका गहराई से गहन करके उसके बाद जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वो सामान्यीकरण में हमें प्रस्तुत करना है, अपनी सोच नहीं करनी, ठीक है। निष्पक्ष होना है, हमें किसी भी पक्ष के फेवर में वो नहीं देना, ठीक है। और यही कारण है कि आधुनिक इतिहास लेखन में सामान्यीकरण को एक वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है, लेकिन उसके साथ ऐतिहासिक संदर्भ और परिस्थितियों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इतिहास में सामान्यीकरण एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके माध्यम से इतिहास का तथ्यों का विश्लेषण करके अतीत की घटनाओं को अर्थपूर्ण बनाता है तथा समाज के विकास में व्यापक प्रवृत्तियों को समझने में सहायता करता है। इसलिए सामान्यीकरण इतिहास को वैज्ञानिक, तार्किक और व्याख्यात्मक स्वरूप प्रदान करता है, बशर्ते ये प्रामाणिक स्रोत और निष्पक्ष विश्लेषण पर आधारित हो, ठीक है। इसी प्रकार सामान्यीकरण केवल अतीत का विवरण बनकर नहीं, एक विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक और अर्थपूर्ण विषय बनाता है। यही कारण है कि आधुनिक इतिहास लेखन में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इतिहासकार की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। ये था हमारा आंसर। अब हम बताते हैं कि इस आंसर में हम एग्ज़ाम में पूरे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी आंसर को लिखने के लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी चीज़ हम अपना आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में अगर आप कर सकते हैं, अगर आप तो उनकी सब हेडिंग बनाएं, जिससे आपको आंसर का पूरा पैराग्राफ के बारे में याद न रखकर अगर सब हेडिंग के बारे में पता होगा, सब हेडिंग याद रहेगी, तो हम पूरा पैराग्राफ अपने आप खुद लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे आंसर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है इंट्रो, फिर आता है मेन कंटेंट, फिर आता है लास्ट में निष्कर्ष। तो इंट्रो में हम थोड़ा सा बताएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्या है, उससे थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो देंगे।
मतलब 4 to 5 लाइन में। जैसे हमने बताया इतिहास सामान्यीकरण नहीं, हमने बताया सामान्यीकरण हमें होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसमें लिखेंगे इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि, अगर हमें पता है कि उससे रिलेटेड वो उसका पास्ट क्या था, थोड़ा सा 1-2 लाइन में, और रिसेंटली और आज में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम उसका अर्थ बताएंगे, जो हमें क्वेश्चन में वर्ड है सामान्यीकरण है जैसे, या फिर राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद क्या था उस टाइम पे, क्या उसका अर्थ निकला उस टाइम पे, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर हम बताएंगे कि इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी, इतिहास में सामान्यीकरण की क्यों आवश्यकता है। फिर उसके बाद हम उसकी विशेषताएं बताएंगे, विशेषताओं के साथ उसके महत्व बताएंगे, महत्व के साथ साथ इसकी सीमाएं बताएंगे। सीमाएं चाहे तो आप इतिहासकारों के मत पहले लिख सकते हैं या फिर इनके बाद लिख सकते हैं। फिर हम बताएंगे इतिहासकारों के अनुसार सामान्यीकरण आखिर है क्या, ठीक है। फिर 1-2-3 इतिहासकारों के मत आप याद कर लेंगे जो आपको इजी लगे, एज इट इज़ जैसे उन्होंने बात कही है उनको वैसे ही कोड करके, EH कार, ठीक है, और जैसे RG कॉलिंग बोर्ड, लियोपार्ड वॉन रन के, ठीक है। मतलब 1-1-2 लाइन की इनकी बातें कोड करके वो हम लिख लेंगे, इनकी सारी डेफिनेशन वो लिख देंगे एक साथ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इन जो इतिहासकारों के जो मत है उनके आधार पर हमें क्या समझ आता है, क्या मूल्यांकन निकलता है। छोटा सा अपना 3-4 लाइन में आप वो अपने आप लिख देंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप आपको क्या समझ में आया वो आप लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम करेंगे सामान्यीकरण का महत्व और सीमाएं भी हो गई। फिर हम 1-2 उदाहरण दे देंगे कि क्या है सामान्यीकरण, वही दे सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करने पर इतिहासकारों ने सामान्य निष्कर्ष निकाला कि जब किसी समाज में आर्थिक समानता, राजनीतिक दमन और सामाजिक असंतोष बढ़ता है तब व्यापक परिवर्तन या क्रांति की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार विभिन्न सभ्यताओं के अध्ययन से सामान्यीकरण किया गया कि जब समाज समय के अनुसार खुद को बदलता है तभी वो ज़्यादा समय तक टिका रहता है, ठीक है। इसी के आधार पर फिर हम लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी पूरा जो हमने आंसर लिखा है उसका निचोड़ क्या है। ये हमारा 3 to 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आंसर लिखने का पैटर्न। अगर आपको इस आंसर की PDF चाहिए या तो आप एज इट इज़ जो मैंने आंसर आपको वीडियो में दिखाया आप ये भी लिख के ला सकते हैं, या फिर अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब ये भी हो गया। तो आज हमने इतिहास में सामान्यीकरण को विस्तार से समझा, और अगर आप इस वीडियो के सभी बिंदु और इतिहासकारों को मत को अच्छी तरह से बिल्कुल याद कर लेंगे परफेक्टली तो आपको एग्ज़ाम में पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे। आप यही वाला अगर आंसर लिखेंगे, और अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे वो भी मैसेज कर देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इसमें आपके पूरे, मैं आपको गारंटी बताती हूँ, अगर आपने एज इट इज़ जो मैंने छोटा वाला दिया इसे भी आप एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेते हैं, ऐसे ही याद नहीं समझ लेते, खाली समझ के लिखना है, इतिहास को रटते नहीं है, समझ के अगर आप इसे ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे तो आपको 20 मार्क्स कन्फर्म मिल जाएंगे। 20 नहीं तो 19 मिल जाएंगे, इससे कम मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर लगा हो कि ये अच्छी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में हमारे चैनल इग्नू MA हिस्ट्री स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो में आप किस विषय पर चाहते हैं, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।